ट्रिलियंस ऑफ प्लैनेट हमारी पूरी गैलेक्सी में मिसिंग है। आज तक आपको यही पता होगा कि यूनिवर्स में गैलेक्सीज होती हैं, गैलेक्सीज में स्टार्स होते हैं, स्टार्स के अपने सोलर सिस्टम होते हैं और सोलर सिस्टम के अपने प्लैनेट्स होते हैं। यही चीज हमें स्कूल में भी पढ़ाई गई है और ये चीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लैनेट सिर्फ इन स्टार के सोलर सिस्टम में नहीं पाए जाते, बल्कि कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनको बोला गया है रोग प्लैनेट्स, जो किसी स्टार को ऑर्बिट ही नहीं करते। ये प्लैनेट अकेले ही सफर करते हैं इस काले और अंधेरे यूनिवर्स में। अभी आपके यूनिवर्स को लेकर कुछ कॉन्सेप्ट चेंज होने वाले हैं और इस वीडियो के एंड पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि शायद अर्थ पर लाइफ इस तरह शुरू हुई हो। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि ठीक है, कुछ प्लैनेट इन स्टार के सोलर सिस्टम के बाहर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि यूनिवर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स ही गलत हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ प्लैनेट्स नहीं है जो रोग हुए हैं। नासा की एक रिसेंट रिसर्च के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 6 गुना ज्यादा रोग प्लैनेट है एक आम प्लैनेट के कंपैरिजन में, और 20 गुना ज्यादा है एक स्टार के कंपैरिजन में। अगर ये रेशो सही भी है तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं, जिसका ये मतलब हुआ कि खाली हमारी गैलेक्सी में ही 2 ट्रिलियन रोग प्लैनेट्स हैं। 2 ट्रिलियन कितना ज्यादा होता है, इसको विजुलाइज करते हैं इस कंपैरिजन से। अगर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सारे रोग प्लैनेट्स रेत के जर्रे होते तो ये पूरे 4 रेत से भरे कंटेनर्स बनते। रोग प्लैनेट्स के बनने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो वही है जिससे स्टार्स बनते हैं, यानी जब गैस और डस्ट के मैसिव क्लाउड्स कोलैप्स होते हैं, लेकिन ये इतना मास गेन नहीं कर पाते कि न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन स्टार्ट हो सके, तो ये बनने के बाद एम्प्टी स्पेस में ही घूमते रहते हैं। दूसरा तरीका इनका वही है बनने का जैसे आम प्लैनेट सोलर सिस्टम में होते हैं। एक पॉइंट पर बड़े प्लैनेट की ग्रेविटी इस प्लैनेट को फेंक के मारती है स्पेस में इतनी फोर्स के साथ कि ये अपने पेरेंट स्टार की ग्रेविटी को एस्केप कर जाता है और ये ओपन स्पेस में ट्रेवल करना शुरू कर देता है। अब साइंटिस्टों को ये भी पता चला है कि प्लैनेट का इस तरह स्टार्स के सोलर सिस्टम से बाहर निकलने का बिहेवियर काफी कॉमन है। इतने सारे रोग प्लैनेट्स हैं, तो ये सवाल भी जहन में आता होगा कि क्या रोग प्लैनेट पर लाइफ होगी। अगर ऐसे देखें तो इसका जवाब तो सीधा ना ही होगा। एक ऐसा प्लैनेट जिसका कोई होस्ट स्टार नहीं है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी तो कहीं से मिल नहीं रही, तो ये एक आम सा रॉकी वेस्टलैंड ही होगा। लेकिन ये बात जरूरी नहीं है, क्योंकि काफी सारे रोग प्लैनेट्स ना सिर्फ हैबिटेबल होंगे, बल्कि क्या पता ये पूरे यूनिवर्स को सीड कर रहे हो लाइफ से जगह जगह ट्रेवल करके। अब एक्चुअल में देखते हैं कि क्या चांसेस है एक रोग प्लैनेट पे एलियन लाइफ होने के। अगर किसी जगह पे लाइफ को थ्राइव करना है तो उसको 3 चीजें चाहिए होंगी। पहला केमिकल एलिमेंट्स, दूसरा कोई सॉल्वेंट जो हमारे केस में पानी है, और तीसरा एनर्जी का सोर्स। पहला तो सबसे आसान है, लाइफ के केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ये तो भरे हुए हैं यूनिवर्स में, तो इसके काफी चांसेस हैं कि ये रोग प्लैनेट पर भी होंगे। बाकी जो 2 हैं वो थोड़ा मुश्किल हैं। अर्थ पर ये दोनों हमें सन की वजह से ही मिलते हैं। सन लिविंग थिंग्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ये हमारे प्लैनेट के टेम्परेचर को वार्म भी रखता है, जिसकी वजह से पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, बर्फ नहीं बनता। तो पेरेंट स्टार के बगैर रोग प्लैनेट को कोई और सोर्स चाहिए एनर्जी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या? अर्थ पर मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड ही सन करता है। तकरीबन 99.97 एनर्जी सन से ही मिलती है, लेकिन सिर्फ सन ही एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि 0.027% एनर्जी अर्थ अपने लिए खुद प्रोड्यूस करता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल के डिके से और अर्थ की हीट फॉर्मेशन से, जो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी। अगर इतनी एनर्जी अर्थ खुद ही प्रोड्यूस करता है तो रोग प्लैनेट भी करता होगा। लेकिन प्लैनेट की अपनी जियोथर्मल एनर्जी किसी सूरत भी स्टारलेस प्लैनेट को वार्म करने के लिए काफी नहीं है। लेकिन अगर उस प्लैनेट का डेंस एटमॉस्फेयर है किसी ग्रीन हाउस गैस की तरह, तो ये थियोरेटिकली हीट को ट्रैप कर सकता है अपने अंदर और प्लैनेट वार्म हो सकता है। इवन एक स्टडी के मुताबिक हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर जो हमारी अर्थ से 100 गुना ज्यादा डेंस हो, वो इतना इफेक्टिव होगा जियोथर्मल एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कि वो लिक्विड वाटर के ओशियंस को सपोर्ट कर सकता है। और जियोथर्मल एनर्जी ही ऐसी एनर्जी है जो रोग प्लैनेट को वार्म कर सकती है। नो डाउट रोग प्लैनेट यूनिवर्स में अकेले ट्रेवल करते हैं, लेकिन शायद उनमें से बहुत अकेले ट्रेवल नहीं करते। रेगुलर प्लैनेट्स की तरह इनके मून्स भी होते होंगे। अगर ऐसी बात है तो आपको ये भी पता होगा कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ के ओशियन में टाइड्स देखने को मिलती हैं। लेकिन सिर्फ पानी ही मून की ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं खींच रहा, बल्कि हर चीज ही खींच रही है। एक बड़ा मून अपने पेरेंट प्लैनेट को स्ट्रेच भी करता है और कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल होगी सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन। सबको पता है कि टाइटन की सरफेस पर लिक्विड ओशियंस हैं। इस मून का एटमॉस्फेयर इतना डेंस है कि अर्थ की तरह इसमें बादल भी हैं और इवन बारिश भी होती है। इस सब की वजह है सैटर्न का ग्रेविटेशनल पुल।
जिसकी वजह से टाइटन पे इतनी जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि ये मून लिक्विड ओशियन सपोर्ट करता है सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन से बाहर होने के बावजूद भी। चलो मान लिया जियोथर्मल एनर्जी के ट्रैप होने की वजह से कुछ रॉक प्लैनेट्स पे पानी भी होगा, लेकिन लिविंग थिंग को जिंदा रहने के लिए पावर भी चाहिए होगी, क्योंकि अर्थ पर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सूरज की एनर्जी पर डिपेंड करता है। हर फूड चेन के शुरू में एक फोटोसिंथेसाइजर जरूर होगा जो सन पर डिपेंड करता होगा एनर्जी को फूड में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब इस चीज का मसला भी नहीं है। जब साइंटिस्ट डीप सी में हाइड्रोथर्मल इवेंट्स को स्टडी कर रहे थे तो इनको एक बात पता चलती है कि बैक्टीरिया इन थर्मल इवेंट से निकलने वाले केमिकल्स को खाने में कन्वर्ट कर रहे थे। इस प्रोसेस को बोलते हैं केमोसिंथेसिस, जिसकी वजह से फूड चेन कंप्लीट हो रही थी। बैक्टीरिया को ये थर्मल इवेंट्स खाना दे रहे थे, ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को खा रहे थे और इन छोटे ऑर्गेनिज्म को ओशियन के बड़े ऑर्गेनिजम्स खा रहे थे। और इस तरह ये फूड चेन इवन जमीन पर भी चली जाती है और डाइवर्स किस्म के क्रिएचर्स को खाना मिल सकता है पेरेंट स्टार की मौजूदगी के बगैर भी। इस चीज को देखें तो लाइफ होस्ट स्टार के बगैर शायद सस्टेन कर सकती है। तो कुछ रॉक प्लैनेट्स के अंदर लिक्विड ओशियंस हो, डेंस एटमॉस्फेयर हो और राइट केमिस्ट्री हो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। अब खाली हमारी गैलेक्सी में 2 ट्रिलियन रॉक प्लैनेट्स हैं, तो इसकी बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रॉक प्लैनेट्स हैबिटेबल होंगे। अगर ये हिसाब लगाएं कि 1 मिलियन में सिर्फ एक रॉक प्लैनेट हैबिटेबल हो, तो उस हिसाब से सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही 2 मिलियन हैबिटेबल रॉक प्लैनेट्स हैं। अगर ये बात सच है तो अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे शुरू में खुद ब खुद नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ का शुरू होना बहुत मुश्किल था। अर्थ पर लाइफ स्टार्ट करने के लिए किसी एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत पड़ी होगी। यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है, तो यहाँ पर आ जाते हैं ये हैबिटेबल रॉक प्लैनेट्स। ये वैसे भी यूनिवर्स में जगह जगह ट्रेवल कर रहे हैं और लाइफ के सीड को यूनिवर्स में फैला रहे होंगे। तो क्या पता गुजरते हुए रॉक प्लैनेट से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर ट्रांसफर हुए हों, मेटेरॉइड या एस्ट्रॉइड की वजह से। माइट भी इसी वजह से अर्थ पर पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ हो। और चीजों को वैसे भी मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम मिले तो लाइफ वैसे भी रास्ता ढूंढ लेती है थ्राइव करने के लिए। रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बात तो सबको पता है कि क्रिएटर यानी गॉड ने यूनिवर्स को बनाया और लाइफ को भी, लेकिन किस तरीके से बनाया उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो शायद स्पेस में ट्रेवल करते हुए रॉक प्लैनेट्स ही रीजन हो लाइफ के सीड को यूनिवर्स में फैलाने वाले। इसी तरह यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्कूल में गलत पढ़ाई गई हैं, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक के छपने के बाद ही तो असल डिस्कवरीज शुरू होती हैं यूनिवर्स की। आपकी इन्हीं यूनिवर्स से रिलेटेड गलत चीजों को दूर करने के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर देखना। मिलते हैं फिर उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।